हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करके आप अपनी बायोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी अध्याय नंबर 16। चैप्टर का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। बच्चों, इस चैप्टर का हम आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पार्ट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। आपके सामने पार्ट फर्स्ट और सेकंड रखा गया था, जिसमें बहुत ही शानदार मसालेदार कंटेंट आपको देखने को मिला था। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उसी कड़ी को बरकरार रखते हुए आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम पार्ट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, जिसमें और शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, क्लास को लाइक और शेयर करने के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है कि वासा रेक्टा किसके चारों ओर परिनली की केशिकाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही धमाकेदार 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 1 नंबर ही दिखाई दे रहा है। देखो क्या कहना चाहता है, वासा रेक्टा किसके चारों ओर ट्यूबुलर केशिकाएं देखो जो होती हैं परिनली की केशिकाएं हैं। आहार नाल के पश्च भाग में पीसीटी, हेलने का लूप, डीसीटी, हेलने का लूप, डीसीटी। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लाडले, अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको करेक्ट आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो इसमें आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में। जो हेलने का लूप होता है ना, हेलने का लूप जो यू शेप्ड होता है या फिर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, यानी रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, परिनली की केशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको किसके नाम से जानते हैं, वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपना पहले क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको एक बार फिर से एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखो क्या कहना चाहता है, मिक्चुरेशन जो है वो क्या है। रक्त से यूरिया को हटाना, यूरिक अम्ल को हटाना, मूत्र को बाहर निकालना, वसाओं को हटाना। 4 ऑप्शन है आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं ताकि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यहाँ आपको करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। बहुत ही शानदार शब्द आपके सामने रखा गया। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपके सामने है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल हाँ, आपके पास में आंसर देने का अपना जो निर्धारित समय है वो 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें सोचने समझने के साथ साथ में आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे, यानी क्या होता है मिक्चुरेशन। मूत्र को बाहर निकालने को किस विधि के नाम से जानते हैं, मिक्चुरेशन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो 2 नंबर क्वेश्चन का अपना 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात कर लो 3 नंबर क्वेश्चन की। वृक्कीय अभिवाही धमनिका का व्यास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है यहाँ पर। वृक्कीय अभिवाही धमनी का व्यास होता है अपवाही धमनिका के तुल्य, यानी उसके समान होता है। अपवाही धमनिका से छोटा होता है, अपवाही धमनिका से बड़ा होता है, अपवाही धमनिका अनुपस्थित होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखो क्या कहना चाहता है, वृक्कीय अभिवाही धमनी का व्यास कैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखता हूँ कितने विद्यार्थी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल पाते हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में। देखो अपवाही धमनिका से इसका व्यास बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो गुहा होती है वो संकरी होती है। इस कारण से जो बोमेन संपुट होता है उसमें आसानी से प्राणिसेंदन की घटना घट जाती है, यानी यहाँ पर जो तरल आता है उसका छनन हो जाता है। एक बार पुनः सुन लो, अभिवाही धमनिका का व्यास बड़ा होता है लेकिन गुहा कैसी होती है, संकरी होती है। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। अभिवाही एवं अपवाही धमनियाँ हैं या वाहिनियाँ हैं। देखो अभिवाही व अपवाही वाहिनियाँ हैं। देखो क्या है, प्रकृति से धमनिकाएं हैं, प्रकृति से सिराएं हैं। एक धमनिका एक सिरा है या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी इसका बहुत जल्दी करेक्ट आंसर दे देंगे। यानी अभिवाही व अपवाही जो ध्वनि होती है उसकी बात बच्चा ये करना चाहता है, जो प्रकृति से ही धमनिका के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
अब इसी कड़ी में 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कार्यकी तौर पर किस एंजाइम की क्रिया द्वारा यूरिया बनती है या यूरिया उत्पादित होती है? यूरिकेज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम, ओरिजिनेज एंजाइम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यानी कार्य की तौर पर बात करूँ, फिजिकल तौर पर हम यदि मैं बात करूँ तो देखो क्या कह रहा है कि किस एंजाइम के द्वारा यूरिया का उत्पादन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है, पूरा पूरा प्रयास करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जाना होगा किस ऑप्शन के पास में जाएंगे करेक्ट आंसर निकल के आए, तो आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में। ओरिजिनेज जो एंजाइम होता है, ओरिजिनेज जो एंजाइम होता है वो यूरिया को फॉर्मेशन करता है। किसके अंदर करेगा ये, तो आपको ध्यान रखना लीवर कोशिका के अंदर, यकृत कोशिका के अंदर ओरिजिनेज एंजाइम यूरिया का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसी कड़ी में देखो बच्चों क्या कहना चाहता है, वृक्क के मध्य भाग पर स्थित खांच को क्या कहते हैं। ये आपके सामने एक किडनी का डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से। ये इसका कोटेक्स वाला भाग, ये इसका मेडुला वाला भाग है। ये जो मेडुला वाला भाग है उसके अंदर एक गड्ढा पाया जाता है, एक खांच पाई जाती है, जिसको किसके नाम से जानते हैं, यूरेटर के नाम से, पेल्विस के नाम से, हाइलम के नाम से, पिरामिड के नाम से। ये आपके सामने ऑप्शन है 4। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। बच्चों याद रखना, इस खांच को नाभि के नाम से जानते हैं, वृक्क नाभि के नाम से जानते हैं, जिसको हाइलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। वृक्क नाभि वृक्क के हाइलम के नाम से जानते हैं। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का अपना तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बोमेन संपुट किस से रेखित रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आया। बोमेन संपुट किस से रेखित रहता है, पक्षमाभिकीय घनाकार उपकला से, सल्की उपकला से, पक्षमाभ विहीन घनाकार उपकला से, पक्षमाभ विहीन स्तंभाकार उपकला से। 7 नंबर क्वेश्चन में आप फिर से 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया 7 नंबर। उम्मीद है सारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना अपना प्रयास जरूर करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर निकालना चाहेंगे, अपनी तैयारी को ढार देना है। तो लगातार इस प्रकार से क्वेश्चनों के साथ में जुड़ करके यथासंभव प्रयास करना है राइट आंसर देने का। बिल्कुल बच्चा, आपको यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। बोमेन संपुट जो होता है वो सल्की उपकला से रेखित रहता है। बिल्कुल ये नोट्स में डालने वाला क्वेश्चन है और बोमेन संपुट से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में दर्शन दे चुके हैं। अब देखो बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। वृक्कों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं। बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको उसमें भरना है नेफ्रॉन, शुक्रजनक नलिका, एसिनाई या फिर कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे कि करेक्ट आंसर निकल करके आए। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो बिल्कुल आप सभी को पता है किसको कहा जाएगा, नेफ्रॉन को कहा जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसको आप हिंदी में वृक्काणु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वृक्काणु के नाम से जानते हैं। अब बच्चों बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। मूत्र की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से, तो ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला 5 स्टार वाला क्वेश्चन जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मूत्र की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिनोड पदार्थ है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपको करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। मैं देखता हूँ कितने विद्यार्थी यहाँ पहुँच जाएंगे करेक्ट ऑप्शन के पास में, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, यहाँ पर आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में। यूरिनोड जो होता है ना, इसके कारण से मूत्र की अभिलाक्षणिक गंध आपको दिखाई देती है, यानी आप महसूस कर सकते हैं। अब बात कर लो 10 नंबर क्वेश्चन की। देखो निम्न में से यूरिया उत्सर्जित, देखो कौन यूरिया का उत्सर्जन करता है, सर्प करेगा, पक्षी करेगा, कीट करेगा या फिर उक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपको करेक्ट आंसर देना है और आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन है जो यूरिया उत्सर्जित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिला। यहाँ पर आपको जाना होगा किस ऑप्शन के पास में, 4 नंबर ऑप्शन के पास में, उक्त में कोई नहीं।
देखो सर्प पक्षी कीट की बात करूं तो ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और मैंने पूछा यूरिया के बारे में, तो यहाँ पर उक्त कोई नहीं होगा। अब देखो इसी कड़ी में बात कर लेते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किसका अडेप्टेशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। जब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करें तो किसका अनुकूलन होगा? जल संरक्षण का, जल को हटाना, परासरण नियमन, या फिर उक्त कोई नहीं? यहाँ दीजिए आप करेक्ट आंसर। देखता हूँ कितने विद्यार्थी अपनी खोपड़ी का यूज करते हैं। आपको बताना है कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन किसका अडेप्टेशन है? जल संरक्षण का है, जल को हटाना है, परासरण नियमन करना है यानी ओस्मोटिक रेगुलेशन करना होगा, या फिर ननोपदीज हो जाएगा। मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊं कि अपना 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाए बच्चा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही धमाकेदार आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन जो होता है जल संरक्षण अनुकूलन माना जाता है। अब बात कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपको दिखाई दे रहा है अमोनिया है। अमोनिया क्या है भाई? कम विषैला होता है अमोनिया, विषैला होता है, अत्यधिक विषैला होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर तो सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अमोनिया क्या है? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर, और आपको जानना होगा। आपको 3 नंबर ऑप्शन के पास में अमोनिया जो होता है वो अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। इसीलिए तो स्तनधारी प्राणी क्या काम करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर लीवर कोशिका के अंदर या लीवर ग्रंथि के अंदर अमोनिया को कम विषैले पदार्थ यानी यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और जलीय प्राणी जो होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब बात करो 13 नंबर क्वेश्चन की, किसकी उपस्थिति में? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में NH3 यानी अमोनिया की बात करें, किसकी उपस्थिति में अमोनिया यूरिया में बदल जाता है? ऑर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बदलेगा, या फिर बच्चा यूरिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बदलेगा, या जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, या फिर कोई नहीं? 13 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे ताकि करेक्ट आंसर निकल के आए? किसकी उपस्थिति में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है? इन 3 में से कौन सा एंजाइम काम करेगा? या फिर यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर बनाना चाहिए। देखो यहाँ आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में। ऑर्जिनेज जो एंजाइम होता है ना बच्चा, उसकी उपस्थिति में अमोनिया किसके अंदर बदल जाता है? यूरिया के अंदर बदल जाता है। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कौन से विटामिन अधिक मात्रा में मनुष्य के मूत्र में पाए जाते हैं? बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, और ये कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया कि इन 4 में से ऐसा कौन सा विटामिन है। यहाँ पर जैसे मैं पहले में लिखा हुआ नहीं, विटामिन सी लिख देता हूँ। आपको देखना क्या है, कौन सा विटामिन है जो मनुष्य के मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। विटामिन सी होगा, बी होगा, के होगा, ई होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखो आपको यहाँ पर जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी विटामिन सी जो होता है वो मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर अपने पास में 14 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बच्चों बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, वृक्क की दूरस्थ स्रावी नलिका। देखो बच्चों किसकी बात कर रहा है? ये डीसीटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डीसीटी में जल का पुनः अवशोषण नियंत्रित किया जाता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यानी एसटीएच के द्वारा, थायराइड उद्दीपक हार्मोन या उद्दीपन हार्मोन टीएसएच के द्वारा, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच के द्वारा, और 4 नंबर में कह रहा है कि मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच के द्वारा। 4 ऑप्शन है आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि इसका भी करेक्ट आंसर आप निकाल पाने में सफलता प्राप्त करेंगे। यानी डीसीटी के अंदर जल का पुनः अवशोषण कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल आप पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, जिसको पिट्रेसिन के नाम से जानते हैं, जिसको मूत्र विरोधी हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बोमन संपुट या बोमेन संपुट में अल्प निस्यंदन होने के कारण निम्न में से एक क्रिया नहीं होती। निस्यंदन अल्प हो रहा है तो देखो क्या नहीं होता, शरीर में द्रव्य संग्रहित हो जाता है, रक्त दाब में वृद्धि हो जाती है, रक्त यूरिया की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और मूत्र में ग्लूकोज की हानि होती है। यहाँ आप करेक्ट आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में बहुत ही शानदार तरीके से
अपना एफर्ट करते हुए करेक्ट आंसर के पास में जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल बताना है आपको यहाँ पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। हाँ बच्चा, यहाँ पर आपको जाना होगा यानी 4 नंबर ऑप्शन के पास में। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्र में ग्लूकोज की हानि होना। तो 16 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। अब इसी कड़ी में 17 नंबर की बात कर रहे हैं, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। मूत्र के द्वारा सोडियम का उत्सर्जन नियमित होता है अग्र पिट्यूटरी के द्वारा, पश्च पिट्यूटरी के द्वारा, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा, एड्रिनल मेडुला के द्वारा। बिल्कुल किडनी में 2 भाग हैं आपके सामने, ये कोर्टेक्स वाला भाग है और ये भीतर वाला मेडुला वाला भाग है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुँचना है। शानदार दमदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ही तो हैं जो एग्जाम के अंदर दिक्कत पैदा करते हैं, जहां हम करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुंचने में बड़ी समस्या का सामना करते हैं और उसी समस्या का सोल्व आउट राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। तो बच्चे अधिक से अधिक जुड़ना न भूलें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में। एड्रिनल जो कोर्टेक्स होता है ना, वो मूत्र के द्वारा सोडियम का उत्सर्जन नियमित करता है। अब बात करो 18 नंबर की। निम्न 4 में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बोमेन संपुट, डीसीटी, हेनले का लूप, संग्रहक नलिका। देखो कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट अच्छे से जानते हो आप कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है। ये आपके पास में नेफ्रॉन वाला भाग हो गया, और नेफ्रॉन का पहला बोमेन संपुट हो गया। ये अपने पास में पीसीटी आ गई, ये हेनले का लूप हो गया, ये डीसीटी हो गया, और ये लास्ट वाला जो भाग होता है ये संग्राहक नलिका होता है, जो मूत्रवाहिनी में खुलता है। देखो बच्चों, कुछ लिखते हैं कि जो संग्राहक नलिका होती है ना, वास्तव में वो किसका भाग नहीं माना जाता? नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता। तो 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात करो 19 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा कार्य वृक्क का नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा कार्य जो किडनी का नहीं है। रक्तदाब का नियमन करना, रेगुलेशन ऑफ बीपी, यूरिया का निष्कासन करना, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, द्रव्य की अम्लता का नियंत्रण करना यानी कंट्रोल ऑफ एसिडिटी ऑफ लिक्विड, और एंटीबायोटिक का स्राव करना, सिक्रीशन ऑफ एंटीबायोटिक। 4 ऑप्शन है मेरे लाडले आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 19 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? बिल्कुल अच्छे से आपको करेक्ट आंसर देना है। अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। हाँ बच्चा, इसके अंदर आपको जाना होगा एंटीबायोटिक का स्राव कौन नहीं करता? किडनी नहीं करती है। बिल्कुल बीपी का काम करती है, ब्लड कंट्रोल रेगुलेशन का काम करती है, यूरिया निकालने का काम करती है, द्रव्य की अम्लता का कंट्रोल भी करती है, लेकिन किसका काम नहीं करती? यहाँ पर एंटीबायोटिक का स्राव नहीं करती है किडनियाँ। अब बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन का दर्शन करो। वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया का स्टेप बताइए, क्रम बताइए, चरण बताइए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, पुनः अवशोषण होगा, ट्यूबुलर श्रावण होगा। सबसे पहले पुनः अवशोषण, उसके बाद में फिल्ट्रेशन, उसके बाद में श्रावण। सबसे पहले श्रावण, अवशोषण, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें। फिल्ट्रेशन, श्रावण, पुनः अवशोषण। यहाँ करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ना। 20 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? देखो बच्चों, बात करना चाहेंगे इसके बाद में। सबसे पहले अपने पास में आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद में आता है पुनः अवशोषण, और उसके बाद में आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का अपना 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी वृक्क नलिका के अंदर यदि मूत्र निर्माण का प्रोसेस है तो सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, जिसको प्राणिसेंदन कहते हैं। उसके बाद में रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिसको पुनः अवशोषण कहते हैं, और उसके बाद में ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, जिसको नली के श्रवण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी 20 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, इस प्रकार से उत्सर्जित पदार्थ एवं उनका निष्कासन अपना चैप्टर नंबर जो 16 था उसका आपके सामने पार्ट नंबर 3 रखा गया, जिसमें शानदार कंटेंट का आपने दर्शन किया। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखे थे। मुझे उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी करेक्ट आंसर देने में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से अपने प्रयास को जारी रखना है। क्लास के साथ में यथा समय पर आपको जुड़ करके अपना शानदार कंटेंट जो है वो इकट्ठा करना है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। बच्चा, यदि लगातार आप राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। ये शानदार प्लेटफॉर्म है जो आप
सभी प्रकार के कंपटीशन की दृष्टि से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये रामबाण का काम कर रहा है। नीट 2025 की खोपड़ी में हमें क्रैक करना है। हमें बीएससी नर्सिंग से जुड़े हुए जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे हमें सोल्व आउट करने हैं। तो देर किस बात की, जुड़ना न भूलें राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में। यदि किसी बच्चे ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकें। बिल्कुल इसी प्रकार धमाकेदार क्लास के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।